को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। आईएसए वाला सस्पेंशन है, उसके ऊपर पाकिस्तान, उसकी अपील का एक प्रोसेस होता है, उस अपील के प्रोसेस में जा रहा है। जो अरशद मलिक का मामला है, इससे अदलिया की नेकनामी जो है उसमें इजाफा नहीं होता है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, वज़ीर हवाबाजी के पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंसेस से मुतल्लिक दिए गए बयान के शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से PIA पर 6 माह की पाबंदी लग चुकी है। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी वहां काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स और ऑपरेशंस मैनेजर्स के कवायफ की तस्दीक पाकिस्तान सिविल एविएशन से तलब कर ली है। मुतअद्दिद ममालिक की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और इंजीनियर्स को मुअत्तल या काम करने से रोक दिया गया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक अब मलेशिया में भी पाकिस्तानी पायलट्स को काम करने से रोक दिया गया है और उनके क्रेडेंशियल्स की जांच पड़ताल CAA पाकिस्तान से मांग ली गई है। हुकूमत ने जिस तरह इस मसले को हैंडल किया, उस पर अपोजिशन के रद्द अमल जो है वो काफ़ी सख्त आ रहा है। वज़ीर साहब के इस्तीफ़े के मुतालबे और आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे तक की बातें अपोजिशन की जानिब से की गई हैं। वफाकी काबीना में भी मामले की मिस हैंडलिंग पर इख्तलाफात सामने आए हैं। जब ये बयान दिया गया तब से यही सवाल उठ रहा है कि मसले की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए लाजमी एहतियात को खातिर में क्यों नहीं लाया गया। पहले से मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को मजीद खतरात से दोचार कर दिया गया है। जालसाजी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, तरीक़ेकार पर इख्तलाफ है। एयरलाइन की शोहरत और कौमी वक़ार को दाव पर लगाकर कार्रवाई हो भी जाए तो इसके असरात से क्या बाहर आना इतना आसान होगा? क्या ये मसला हमारे लिए बैठे बिठाए एक फॉरेन पॉलिसी चैलेंज नहीं बन गया? क्यों इन तमाम बातों का ख्याल नहीं रखा गया? और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर साहब का ये बयान जो है वो अचानक नहीं दिया गया, बल्कि इसके पीछे एक काफ़ी अरसे से PIA सरबरा और वज़ीर हवाबाजी की आपसी इख्तलाफ भी जो है वो इसके पस मंज़र में जो है वो छुपे हुए हैं। ऐसा जो है वो ज़राए का कहना है। अब मुसलसल नुकसान का सामना जो PIA कर रही है, और स्पेशली कोरोना वबा से पहले ही अगर हम देखें तो बहुत मुतासिर कुन जो है वो PIA के हालात थे। PIA के हालात काफ़ी ख़राब थे। अब सवाल ये है कि ये सूरत हाल कहाँ जाकर थमेगी? इस पर आज हम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। आपसी लड़ाई या आइंदा PIA की प्राइवेटाइजेशन, वज़ीर साहब के बयान के असल मोहरकात आखिर हैं क्या? सवाल नंबर 2, क्या PIA पायलट्स के कवायफ की तस्दीक का मामला यूं पब्लिकली जाहिर करना चाहिए था? और सवाल नंबर 3, क्या PIA बैन से खारजा महाज पर हमें मुश्किलात का सामना हो सकता है? ये वो 3 सवाल हैं जो प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे और अपने पार्टिसिपेंट से हम इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इमरान नरीजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी चैनल पैल्पा हैं आप। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान PIA हैं और साथ ही साथ जावेद मलिक साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सबसे पहले मैं हफीज़ साहब से जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। हफीज़ साहब, जो लिस्ट दी गई जो सिविल एविएशन की वेबसाइट पे भी जो है वो इस वक्त लगी हुई है, क्या आप उस लिस्ट को 100% ओन करते हैं? जो 141 नाम आपने डाले हुए हैं, क्या आपको उनको 100% ओन करते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत करने वाली है, जो कि हम बार बार कर भी रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली वो अभी भी शायद वो इतनी क्लियर नहीं है। देखें, ये लिस्ट PIA की नहीं है, ये लिस्ट PIA ने नहीं बनाई, ये लिस्ट PIA को दी गई थी। अगर आप ओन करने की बात करती हैं तो ओन इसको या तो सिविल एविएशन करेगी या इसको मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करेगी। हम लोगों को जब वो लिस्ट हैंड ओवर हुई थी, जैसे आपको पता है कि हम ऑन रिकॉर्ड भी हैं इसके ऊपर, कि जब हमें वो लिस्ट हैंड ओवर हुई तो हमने इमीडिएटली, क्योंकि एक फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर यही काम करना था, जो उसके ऊपर हमें एक्टिव पायलट PIA के नजर आए, हमने सबको ग्राउंड कर दिया। ठीक है। और उसके बाद हुआ ये कि हमने कुछ निशानदही की कुछ चीज़ों के ऊपर कि उस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि अब PIA के अंदर काम नहीं करते, या ऐसे लोग भी शामिल हैं जो PIA को छोड़ के चले गए, या कुछ ऐसे लाइसेंस नंबर थे जो कि थे तो हमारे कुछ पायलट्स के, लेकिन आगे उनका नाम डिफरेंट लिखा हुआ था। तो हमने लिस्ट के साथ कहा जितने एक्टिव पायलट्स हैं हमने कर दिया। देखें, ये लिस्ट इशू की सिविल एविएशन ने या मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने एक फोरेंसिक ऑडिट के बाद,
उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई, हमारे लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी इस वजह से थी कि जिस अथॉरिटी ने लाइसेंस इशू किया वो खुद कह रही थी कि हमारी तरफ से लाइसेंसेस जो है वो सस्पेक्टेड है, यानी वो सही नहीं है, वो इशू नहीं हो सकते। अब ये उनका और जिनको उन्होंने लाइसेंसेस इशू किए उनके दरमियान का मामला है, वो उनकी तहकीकात करेंगे, वो तहकीकात में अपीयर होंगे और वो जिसकी हेयरिंग होगी वो हेयरिंग होगी, जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जिसने जाकर सबमिट करानी है वो कराएगा। PIA as an operator has to comply by the instructions of Civil Aviation and Aviation Division। चलें, मैं बस इसके पर यही राइट, इस पे मैं थोड़ा सा मेरे जो है वो इख्तलाफ ये है कि जब बात की जाती है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बड़ा एक फोरेंसिक ऑडिट किया, तो उसकी भी ज़रा मैं यहाँ हमारे पास जो इस वक्त इन्फॉर्मेशन आ रही है और नरीजो साहब भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि जो 141 नाम दिए जा रहे हैं उनमें 40 ऐसे हैं जिनका PIA से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 101 पायलट्स जो हैं वो PIA के हैं, जिसमें से 50 ऐसे हैं जिनके लाइसेंस नंबर, रेफरेंस नंबर और जिनका नाम है वो किसी और का है, लाइसेंस किसी और का है, रेफरेंस किसी और का है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक हैरानकुन बात है कि किस उजलत में जो है ये लिस्ट बनी। फिर इसमें ऐसे लोग भी हैं जो वफात पा चुके हैं, फिर इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि अब जिनसे अगेन PIA का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी और मुल्क में जो है वो मुलाजमत कर रहे हैं और PIA से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है उनका। तो पता नहीं किस किस्म का ये फोरेंसिक ऑडिट है। क्या आपने जाहिर है आपके पास भी शिकायत आई होंगी, क्या आपने ये मामला सिविल एविएशन से उठाया? जी हफीज साहब, क्या आप सिविल एविएशन से ये मैं देखें, मैं आई थॉट आप किसी से पूछ रही हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको एक और इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आपकी ऐड ऑन कर दूं। देखें 141 के अंदर से 101 पायलट्स हमारे हैं जो कि एक्टिव ड्यूटी के ऊपर हैं, जिनका नंबर हर चीज मैच करती है। उन 101 के अंदर से 17 पायलट्स ऐसे हैं जिनको हमने जनवरी 2019 से ग्राउंड किया हुआ है, बिकॉज वो हमारी अपनी इंक्वायरी थी जिसके नतीजे में ये चीज पता लगी। 84 एक्स्ट्रा पायलट्स हैं जिनको हमने ग्राउंड कर दिया। 15 पायलट्स ऐसे हैं जो कि छोड़ के चले गए हैं या अभी वो हमारे पास नहीं है। 2 पायलट्स जो है वो हवेलियां हादसे वाले हैं और बाकी जो 25 की लिस्ट बनती है वो है जिनके साथ उनके साथ आप कह सकते हैं कि रिकंसिलिएशन हमारी जा रही है। देखें अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये लिस्ट ऑब्वियसली हमने नहीं बनाई, हमें जब मिली थी, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड पे ये बहुत दफ़ा ये बात पहले भी कह चुका हूँ और इसमें मैं किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, खुद जिम्मेदारी इसकी उठा रहा हूँ। जब हमें लिस्ट मिली थी तो हमारे लिए भी थोड़ा सा हैरानकुन था क्योंकि इसके अंदर स्केल बहुत ज्यादा बड़ा था। वी वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक इंक्वायरी हो रही है। इनफैक्ट हमारी पायलट फ्रेटर्निटी भी इस बात से अवेयर थी कि एक इंक्वायरी बैकएंड के ऊपर चल रही है, लेकिन कितने ज्यादा उसके ऊपर नंबर्स निकले ये हमारे लिए भी हैरानकुन था। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन था। अब हैविंग सेड दैट, आप जब उनसे वो अपनी आके खुद अपनी लिस्ट को डिफेंड करेंगे तो करेंगे, लेकिन जब हमारी उनसे बात होती है तो वो ये बात कहते हैं कि जो उन्होंने एक खास पीरियड लिया जिसके अंदर उन्होंने ये ऑडिट करवाया, उसके अंदर जितने नाम या जितने लाइसेंसेस निकले जो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक थे उन्होंने सारे एक्सट्रैक्ट। चले इसमें उनके पास अगेन आपका चल हफीज़ साहब पॉइंट आपका आ गया, लेकिन बात मुझे वो भी आपका इंटरव्यू याद है कुछ जिस दिन ये लिस्ट आपसे पूछा गया और लेटर भी जारी हुआ शायद अरशद मलिक साहब की जानिब से कि जी ये कौन लोग हैं हमें तो बताया जाए, क्योंकि काफ़ी इस तरह के होंगे जो हवा में होंगे, तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि लिस्ट कितनी उजलत में है। एंड आई स्टैंड बाय माई नंबर्स जो मैं कह रही हूँ कि 40 इस तरह के जो नहीं, जिनका ताल्लुक PIA से। शायद लतीफ़ साहब की तरफ चलती हूँ। शायद साहब ये बताइए कि अब इसमें जो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारे नाम इस तरह के हैं जिनका PIA से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग हैं जो डिसीज्ड हैं, उनका भी पता नहीं नाम बीच में आ गया है। जिस तरह ये उजरत में लिस्ट बनाई गई है, क्या आप समझते हैं कि ये क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो करने की ज़रूरत थी मिनिस्टर साहब को, जिसकी वजह से जल्दी में उन्होंने लिस्ट की देखा भी नहीं कि क्या है, तस्दीक भी नहीं की, और बजाय इसके कि वो वे करते प्रोज एंड कॉन्स, जो इसके कॉन्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं उनको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, जो इसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, जो इसकी फॉरेन पॉलिसी डैमेज हमें किया, सबको नज़रअंदाज कर दिया उन्होंने। देखें जी, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो एक्शंस हैं वो नी जर्क रिएक्शन से होती हैं कि फौरी तौर पे आपके ऊपर एक पहाड़ या उसका कोई एक बम गिरा दिया जाए और आप भागम दौड़ में कुछ करने का सोचें, और फिर उजलत की वजह से इस तरह के सारे ड्रामे जो हो रहे हैं वो नज़र आते हैं। और कोशिश आप ये करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखें जी हमने इतनी बड़ी लिस्ट, हमारा होमवर्क डन था, इतनी बड़ी लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी। क्या होमवर्क डन था? यानी ऐसे पायलट्स जिनको आप जैली लाइसेंस दी, यानी जब ये जैली लाइसेंस मिल रहे थे तो उस वक्त सिविल एविएशन सोई हुई थी,
उनके हायर अप्स कहाँ थे? उनको नहीं पता था कि उनका जो लाइसेंस करने वाला डिपार्टमेंट है, देने वाला, वो पैसे लेकर वहाँ पे कर रहा है काम, वहाँ पे करप्शन हो रही है, ये उनके नॉलेज में नहीं था। क्या ये 100 लोगों की जान लेकर फिर ये एक्शन हमने लेनी थी? और अभी भी जो एक्शन है वो एक ड्रामा हो रहा है कि कुछ लोग हैं ही नहीं, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग कहीं और बैठे हैं और एक लिस्ट पूरी की जा रही है ताकि अपनी तरफ से काम दिखाया जाए कि जनाब हम बड़े एफिशिएंट लोग हैं और हमने तो इस तरह के लोगों की लिस्टें बनाई हुई हैं। अगर आपने लिस्टें बनाई हुई थी तो ये लोग फ्लाइंग कैसे कर रहे थे? क्या उनमें कुछ ऐसे हैं जो आपकी लिस्ट के बावजूद फ्लाइंग भी कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? उनको ग्राउंड क्यों नहीं किया था? तो ये सारी की सारी इंक्वायरी हमें करनी चाहिए। ये ना हो कि जब हादसा हो तो फिर इस तरह की लिस्टें तैयार करें और अभी तक यही नहीं तय हो रहा कि हमने इनके बारे में क्या करना है, कसूर किसका है, क्या। अच्छा, कता कलामी की माफ़ी, एक और जिस चीज़ पे जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत समझ रही है कि बहुत बड़ा उनका कोई कारनामा है, वो इसको समझ ही नहीं रहे कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी फेलियर है या इसकी रैमिफिकेशंस दुनिया में जो जागनसाई हो रही है वो कोई उसका कोई मकसद है। वज़ीर साहब आज भी आए, उन्होंने कहा नहीं पीआई को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले ही कोविड की वजह से कोई बिजनेस ही नहीं था। ये स्लैक एटीट्यूड, ये एटीट्यूड है। नहीं जी, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? पूरी दुनिया में जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी स्टेटमेंट चली गई तो हमारे जो हरीफ हैं वो क्या कमी करेंगे हमारे साथ सलूक करने में? उनको तो ये मौका मिल गया। कितनी जागनसाई हुई, कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ी कि हमारे जो पायलट्स जो कितने सैकड़ों लोगों की जानें अपने कंधों पर लेकर, और लोग मासूम लोग इतना किराया और इतना ट्रस्ट करते हुए उस जहाज़ में बैठ जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि जो पायलट अंदर बैठा है, पायलट का तो एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का। कोई ये तो नहीं है कि एक पेपर किसी से करवा लिया और टेस्ट में पास हो गए। ये जो फ्लाइंग है ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स अफेयर है और अगर किसी ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली तो उसको कैसे आप एक जहाज़ उसके हवाले करके और इतने सारे लोगों की जानें जिनका कोई नेमल बदल ही नहीं है उसके हवाले करके आप दे देंगे? वो तो क्वालिफाइड ही नहीं है। बिल्कुल, पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा नरीजो साहब की तरफ चलती हूँ, फिर जावेद साहब की तरफ भी जाऊँगी। नहीं साहब, क्या आपको लगता है, अगेन ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया और पीआई भी उसको डिफेंड नहीं कर रही बिकॉज वो कह रहे हैं सिविल एविएशन आके इसको डिफेंड करे कि लिस्ट बड़ी उजरत में बनी, बड़े नाम इस तरह के हैं जो कि पीआई से जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आप क्या समझते हैं, और एक ऐसे टाइम पे जब यूरोपियन यूनियन से आप 6 महीने के लिए बैन हो गए हैं, उस वक्त भी बजाय इसके कि आप सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना, उस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन रोजवेल्ट की जो है उस पर मीटिंग्स जो हैं वो हो रही थी, तो क्या ये समझा जाए कि इसमें ये सब कुछ जो हुआ है, देयर वाज अ मेथड टू दिस मैडनेस, ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये करवाया गया है ताकि ये बताया जाए कि जी पीआईए का जो है ये हालात बहुत ख़राब हैं, पायलट्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो अनट्रस्टवर्दी हैं, निकालें, प्राइवेटाइज करें, सारा कुछ क्या उस तरफ ले जाने की कोशिश है? ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये एक सोची समझी साजिश थी और ये साजिश अभी से नहीं चल रही थी। इन लोगों को बड़ा क्लियर था कि EASA का 3 सितंबर 2019 में EASA ने बुला के लास्ट वार्निंग दी थी कि आप अपने सेफ्टी सिस्टम को सही कर लें। उस चीज़ को इग्नोर किया गया और एक 8303 का एक इतना बड़ा वाकया रोनुमा हुआ। ठीक है, एक्सीडेंट्स होते हैं दुनिया में, लेकिन पिछले 10 साल की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान में कभी कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट शाया नहीं हुई, क्योंकि उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने कभी भी कोई प्रिंसिपल या कोई सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया। हम जब इस दफ़ा का वाकया हुआ और पाल्पा ने स्टैंड लिया कि नहीं हम इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर बोर्ड से कराएंगे, तो हमें बिल्कुल ही साइड कर दिया गया। उसकी भी एक यही वजह थी। अब वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उस दिन फ्लोर ऑफ हाउस पे देनी थी और सबको पता था कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को भी उन्होंने मद्देनजर रखा और फिर इनको ख्याल आया कि EASA की रिपोर्ट भी आ रही है जो इनकी नाइली है, क्योंकि इन्होंने देखें ये कोई किसी एम्प्लॉय का काम नहीं है उस चीज को फुलफिल करना, बल्कि तो उस लोगों का काम है जिनको बुला के वहां मीटिंग्स की गई और अरसे दराज से मीटिंग हो रही थी और पॉइंट आउट किया जा रहा था कि जनाब ये आपके शॉर्टकम्स हैं, इनको फुलफिल करें। हम तो समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं। पहले तो आप ये 2 चीजें एस्टैब्लिश कर लें। नंबर 1 कि वो लोग कौन थे जिन्होंने EASA की इतनी बड़ी फाइंडिंग्स को इग्नोर किया और आज हमारी एयरलाइन खड़ी हो गई। हमारा CEO साहब हैं, आई बिलीव CEO साहब हैं जो 2 मीटिंग्स में गए, एक सितंबर में और एक जून में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी है हम तो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिश करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इतना बड़ा हमारा सिविलेशन का डिपार्टमेंट, आई बीन इन PIA, और बल्कि इनफैक्ट मुझे 26-27 साल हो गए, सिविलेशन की इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने जिंदगी में नहीं देखी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, PIA हमारा इदारा है, उससे हम चलते हैं,
ऐसी बेइज्जती हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि जिस तरह से सिविलियन को बीच में डाला जा रहा है, वो एक अथॉरिटी है, उसका काम था। अगर किसी इतनी हैज़ार्ड में ये लिस्ट बनाई गई है जो कि आज बिल्कुल अनफोल्ड होती चली जा रही है, और इसमें अब डिपार्टमेंट्स को घसीटा जा रहा है कि खुदारा तुम आओ और ये जिम्मेदारी ले लो। अगर ऐसी कोई चीज होती, कता कलामी की माफी, जो ये भी अब आप तो शायद ना इस पे अपना मौक़िफ़ देना चाहें, लेकिन पसे पर्दा जब आप लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, ऑब्वियसली वी कांट टेक नेम्स, लेकिन उस वक्त जो डीडीजी जो हमदानी साहब हैं उन पर और जो हमारे सीईओ साहब हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि मुबैना तौर पर ये उनकी कलूजन से जो है वो लिस्ट जो है वो बनाई गई, क्योंकि वो अपने लोगों को इसमें अकोमोडेट करना चाह रहे थे, अपने मनपसंद लोगों को इनको अकोमोडेट करना चाह रहे थे। इस पर अगर कमेंट करना चाहें। देखें, ये बात तो बड़ी बिल्कुल स्टैब्लिश है कि पिछले 1 साल से ये पीआईए के अंदर बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि कोई तकरीबन 50 से 60 पायलट डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि पीआईए ऑर्गेनाइजेशन है और इसका 60 साल 70 साल की एक हिस्ट्री और एक स्ट्रक्चर है जिसमें किसी की भी हायरिंग के लिए प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है। ये तो स्टैब्लिश है कि पिछले 1 साल से ये कर रहे थे। बाकी जो आपने जिन हजरात का नाम लिया, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि वो लिस्ट किसने बनाई, क्योंकि मिनिस्टर एविएशन डिवीजन कहता है कि लिस्ट हमने इस्टेब्लिश की है। अब वो लिस्ट जिसने भी इस्टेब्लिश की है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि अगर लिस्ट इतनी हैज़ार्ड बनाए और जिन मुल्क दुश्मन अनासर ने बनाई है उन लोगों को सरेआम लेके आए और उन लोगों को सामने ला के बिठाएं कि ये आपने किस तरह की इंफॉर्मेशन पास की है। न सिर्फ डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ बीइंग अ पाल्पा, क्योंकि हमारे जो रिलेशन होते हैं, एक दफा हमारा मेंबर बढ़ जाए वो लाइफ टाइम के लिए होता है। वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने न सिर्फ पीआईए को बिठाया बल्कि दुनिया में वो जो बेचारे नाम कमा रहे थे हमारे पायलट्स, सारे पायलट्स जिन्होंने एमिरेट्स में, कतर में, मलेशिया में, वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो चीफ हैं, उन लोगों की गर्दनें झुका दी। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो अनासर है इनको छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं इनको हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासर है, इनका बिल्कुल मुहासबा करना चाहिए और इनको सामने लाना चाहिए ताकि हम दुनिया सबक सीखे कि मुल्क से दुश्मनी का नतीजा क्या। जो आप ये बात कर रहे हैं, मैं जरा जावेद मलिक साहब की तरफ लेके जाती हूँ। एम्बेसडर भी हैं, इस वक्त भी जो है वो यूएई में मुकीम है। जावेद साहब, क्या कहेंगे इस पे कि इसमें जो इस वक्त डैमेज हो रहा है मुल्क का, हुकूमत तो मानने को तैयार नहीं है। आप वहाँ पे बैठे हुए, ज़रा अगर वहाँ पे पल्स हमें बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पायलट्स जो हैं वो यूएई में भी काम करते हैं, मिडल ईस्ट में बहुत सारे हमारे पायलट्स काम करते हैं। क्या इसका रैमिफिकेशंस क्या आ रही हैं, अगर कुछ आप बोलना चाहें इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एक मकूला है इंग्लिश में कि विद फ्रेंड्स लाइक दिस हु नीड्स एनिमीज। जब आप ये स्टेटमेंट हमने सुनी तो आप यकीन कीजिए, ऑल द पीपल लिविंग अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए तो ये एक शॉक था। इसकी जो डिटेल्स है वो तो हमारे दोस्तों ने आपको बता दी जो भी इसके अंदर है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन है न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो हमारे जो पायलट्स हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। देखिए, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पायलट्स जो हमारी पीआईए में, दे आर प्रोफेशनल पायलट्स। अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत या 30% या 40% जो भी अगर उनके दस्तावेजात के ऊपर कोई एतराज था, तो सबसे पहले तो हमको उस शख्स को या उन अशखास को जो है वो ब्लेम करना पड़ेगा जिन्होंने उनको भर्ती किया। लेकिन इस तरह से उसको पब्लिक डोमेन में आके पार्लियामेंट में कह देना और ये रियलाइज ना करना कि दुनिया भर में आके ये जग हंसाई होगी, ये तो एक तरह से कभी मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की इस तरह से ह्यूमिलिएशन हुई हो। अगर आप इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, अगर आप CNN देख लें, दुनिया भर में पीआईए के बारे में जो है वो एक तमस्सर उड़ रहा है। पीआईए के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन पीआईए हम सबका फख्र भी है। एवरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी लुक्स एट पीआईए एज इट्स नेशनल फ्लैग कैरियर। हम सब उसके तमाम इल्ज के बावजूद उसमें सफर करते हैं, वजूद इसके कि उसके अंदर बहुत सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन इंप्रूवमेंट ऐसे तो नहीं हो सकती कि आप उसको जाके मजीद ह्यूमिलिएट कर दें पब्लिक के सामने और अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर आप अटैक कर दें और अपनी एयरलाइन के ऊपर जो है वो आप कुल्हाड़ी चला दें। तो आई वाज शॉक्ड, आई थिंक द एंटायर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी वाज शॉक्ड टू हियर दिस। और हम उम्मीद करते हैं कि जो क्योंकि मैं वही बात कर रही थी अभी भी कुछ देर पहले, आई रिपीट एट द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन, जो हमारे वजीर हवाबाजी हैं वो तो इसको कोई बड़ा चीज़ समझ ही नहीं रहे। ज़रा आप उनको अगर उनके लिए अगर बता दीजिए, वो समझते हैं कि इसका कोई इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्या इससे रिकवर करना आसान होगा? क्या दुनिया में अपना दोबारा जो आपका कॉन्फिडेंस है वो गेन करना, आपका पैसेंजर दुनिया की जो जहाँ जहाँ आपकी जाती है एयरलाइन, क्या वो कॉन्फिडेंस बहाल करना आसान होगा? मैं नहीं समझता कि इट विल बी एज सिंपल एज ही थिंक्स। जो अप्रोच उन्होंने दी है वो तो बहुत ओवर सिंपलिस्टिक है। वो बल्कि मैं इस चीज ताज्जुब हो रहा है मुझे कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कुछ जो है, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, लेकिन कुछ पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि इसी तरह से पीटीआई जो है वो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं एयरलाइन को।
मेरे भाई आप इम्प्रूव जरूर कीजिए, लेकिन आप इसका तरीका ये तो नहीं है। यू हैव टू, यदि कोई भी एक प्रॉब्लम हो, हमारे एयर मार्शल साहब बैठे हुए हैं या हमारे प्रोफेशनल पायलट्स यहाँ बैठे हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं कि उसको हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यू डोंट गो एंड शूट योरसेल्फ इन द फुट एंड मेक लाफिंग स्टॉक ऑफ द कंट्री टू द होल वर्ल्ड। आप ये समझते हैं कि इस तरह से इस मामले को ये अभी अगर आप अल्लाह करे इंशाल्लाह, हम तो एज एन ऑप्टिमिस्ट हम यही उम्मीद करेंगे कि वी विल कम आउट ऑफ इट, लेकिन जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपनी कॉन्फिडेंस को बहाल करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे टू ब्रिंग योर एयरलाइन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्पेस। I don't think it's be as simple as it's not going to be as simple। हफीज़ साहब की तरफ चलती हूँ। हफीज़ साहब ये बताइए कि जो EASA की रिपोर्ट आई है जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि जी आपको 9 महीने दिए गए थे, 6 उन्होंने चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, उनमें सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो आप उन पे नहीं पूरा उतर सके, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली वज़ीर हवाबाजी का भी जो है बयान उसमें कोट उसको किया गया है। वो लीव दैट असाइड, जो आपको टाइम दिया गया था, इसमें जो आपने मेजर्स लेने थे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो आपने पूरे करने थे, क्या वजह है कि उसको पूरा नहीं किया जा सका और उसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊं कि शायद यहाँ पे कुछ या कोई लोग मिसलीड कर रहे हैं, इस पूरी चीज़ को मिसलीड इस तरीके से कर रहे हैं। 6 ऑब्जर्वेशंस थी जो कि उनके 2019 सितंबर का जो ऑडिट हुआ था PIA को, उसमें थी, ठीक है। उसमें से 5 हर ऑडिट के अंदर ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जो भी ऑडिट के प्रोसेस को समझता है उसके ऊपर देखता है कि ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ऑब्जर्वेशंस की अपनी क्रिटिकलिटी होती है। देखिए मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे आए I've just seen कि someone tried to mislead the whole house कि जी बात उसके ऊपर क्या है। 6 ऑब्जर्वेशन थी, 5 क्लोज हो गई, नॉन क्रिटिकल आराम से उनसे होगी। 6ठी के अंदर एक सेफ्टी मैनेजमेंट का एक पूरा टूल या एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना, जिसकी हमें टाइमलाइन दी गई थी 30 जून 2020, ठीक है। ये डेट आप याद रखें क्योंकि आप ये वेरीफाई कर सकती हैं। 30 जून 2020 की टाइमलाइन को हम फॉलो नहीं कर पाए, हाँ, और हमने उनको अप्रैल या मई में बोल दिया कि हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज कराची टोटली लॉकडाउन है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो आके उस दौरान उसको नहीं कंप्लीट कर पाएगी। उसके ऊपर हमारी उनसे बात हो गई थी और ये हमारे कप्तान साहब भी वेरीफाई कर सकते हैं कि EASA ने उसके ऊपर हमें टाइम दे दिया था कि आप इसको एक्सटेंड कर लें, उसकी क्रिटिकलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। मैं एक और प्रोग्राम के अंदर बैठ के यही डिस्कशन हो रही थी, यही बात, यही टॉपिक उठाया गया और उस पर मैंने एक चीज कोट करके बताई, EASA की पाबंदी अगर आप लेटर पढ़ें जो उनको लिखा था, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे अभी आपको कोट मेरे पास भी सामने इस वक्त खुला हुआ है जी, उसके अंदर आप उसके सेकंड लास्ट पेज का सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ें, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि पाबंदी किस वजह से लगी है। उन्होंने कहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस आपकी स्टेट पे से खत्म हो गया बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि जो आपके रिमेनिंग पायलट्स बचे हैं उनके भी लाइसेंसेस वेरीफाई हैं। लेकिन एक और चीज भी, कथा कलामी की माफी, इसी में आप भी अगर देखें उसमें स्पेसिफिकली ये भी लिखा हुआ है हमने आपको 9 महीने का टाइम दिया और आपने उस पे ये चीजें जो हैं वो आप पूरी नहीं कर सके। ये भी लिखा है, मैंने तो पहले कहा है कि उसमें ये भी लिखा है कि वजीर हवाबाजी का बयान भी है, 9 महीने का भी स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है। तो आप अगर कह रहे हैं टाइम मांग लिया था और वो इशू नहीं था, तो फिर वो तो उसमें इट डजंट रिफ्लेक्ट इन दैट लेटर। नहीं, इट डज ना। आप अगर देखें ना उसके ऊपर उन्होंने आपके एक ऑब्जर्वेशन बताई कि जी ये टाइम हमने दिया था, आपने उसके अंदर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, स्टेटमेंट है। लेकिन जिस चीज पे वो आपको बैन कर रहा है या जिस चीज के ऊपर कह रहा है कि ऐसा अब कॉन्फिडेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट डिफरेंट है। एक चीज डिफरेंट पैराग्राफ में लिखी हुई, एक चीज, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ ना, मैं इस तरह को कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन कॉमन सेंस के अंदर बात है। उन्होंने पाबंदी किस बात के ऊपर लगाई है, वो कहते हैं वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान एज द स्टेट ऑफ ऑपरेटर PIA यहाँ के, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी एक क्लियर नहीं है कि जी जो आपके बाकी बच्चे जो फ्लायर्स हैं उनके साथ भी वो सही है कि सही है। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे अगर आप मौका छोटा सा दें, मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे और आपके साथ साथ तमाम फ्रेटर्निटी से, मीडिया फ्रेटर्निटी से और पाकिस्तान की कौम से करना चाहता हूँ। देखें, इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या तरीकाकार था, सही टाइम पे था, बुरे टाइम पे था, ये एक डिस्कशन है। बहुत दफा इसको ओवर एनालाइज लोग कर चुके हैं। इस टाइम पे इसका सबसे बड़ा लूजर या सबसे बड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, बिकॉज पूरी दुनिया नहीं जानती कि किसने लाइसेंस इशू किए, किसने लाइसेंस इशू नहीं किए। उसने टारगेट इस टाइम PIA को किया हुआ है।
PIA लूज कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि PIA के अलावा भी पायलट्स जो थे इस तरह के वो डिफरेंट जगहों के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। पाबंदी तो हमारे ऊपर लगी ना, रेपुटेशन तो हमारी खराब हुई इस पूरी चीज के ऊपर, ठीक है। सो हम लोग भी इसी चीज के ऊपर हमारे ये जो है ना डिफरेंट कंस्पिरेसी थ्योरीज कभी यहाँ से कभी वहां से कि जी ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए था। आप हर रोज बैठ के 10 कंस्पिरेसी थ्योरीज मेरे पास भी आती हैं, आपके पास भी आती हैं। बाकी सब तो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं, आप बाहर जाते हैं, आप अब इस पे अगर ये कहें, यही तो मैम बात है ना, यही तो मैम बात है। मैं भी यही बात कर रही हूँ कि इसमें दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं आपको भी इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि 9 महीने में आप नहीं पूरे कर सके। साथ जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जो उसमें उन्होंने बताया है कि 2 दफा मीटिंग हुई अरशद मलिक साहब से, गालिबन एक सितंबर में हुई, अच्छा चले यही बात चले इस पे आगे चलते हैं। लेकिन क्योंकि मसला ये आ रहा है, आप ये बात कर रहे हैं, तो इन अ वे PIA भी ये कह रहा है कि PIA को डैमेज हुआ है। जो मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है, पता नहीं मिनिस्टर साहब जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। ज़रा मैं शायद लतीफ़ साहब की तरफ चलती हूँ। शायद साहब, अब एक तो एतराज़ ये भी आ रहा है, अगेन जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपसी लड़ाई की जो है, चाहे उसमें अरशद मलिक साहब की जो है वो लड़ाई हो, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे हो, या पैल्पा की मैनेजमेंट के साथ हो, ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गालिबन जो कुछ अपने लोग हैं उनको लाया जा रहा था, जिसमें मुबैना तौर पर शाहीन एयरवेज का जिक्र किया जाता है, जिसमें मुबैना तौर पर जो रिटायर्ड एयरफोर्स से लोग हैं उनका जिक्र किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि एक कमर्शियल एयरलाइन को चलाने के लिए जिस किस्म की भर्तियां जो हैं उसमें हो रही हैं, एयरफोर्स से हो रही हैं, जिसका पैल्पा और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि शायद इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की तरफ जो है जा रहे हैं, ये एक जायज़ जो है वो एक एतराज़ है इनका? देखिए जी, इस एतराज़ को वैलिडेट करने के लिए तो जो काम है वो ये होना चाहिए कि क्या ये जो भर्तियां हैं जो दिए गए कवायद हैं उनके तहत की गई, क्या उनको भर्ती करते हुए जो डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन की उसने पायलट्स को चेक किया, उनका बाकायदा टेस्ट हुआ, वैलिडेट करने होते हैं ना जो उनके लाइसेंसेस हैं। तो ये करप्शन तो उसमें आ गई ना कि वैलिडेट करते हुए आपने करप्शन की और उसके तहत उन लोगों को वैलिडेट कर दिया जो क्वालिफाइड नहीं थे, अब वो ख्वाह एयरफोर्स से हों या कहीं और से हों। उन्होंने क्या अपना रिक्विजिट एक्सपीरियंस पूरा किया था जिसके तहत वो टेस्ट क्लियर करते तो फिर उस जहाज़ को उनके हवाले किया जाता। तो ये तो एक इंक्वायरी है ना। नहीं, शायद साहब कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि इसमें बार बार ये बात कही जा रही है और अगेन पसे पर्दा ये बात की जा रही है कि ये जो लिस्ट बनी है ये शायद जो हमदानी साहब हैं, अगेन मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि हमदानी साहब और जो अरशद मलिक साहब हैं उनकी कलूजन से बनी है। और जिस तरह आप इसमें लूप होल्स नज़र आ रहे हैं उस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह ये तो नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले पैल्पा की मीटिंग हुई अरशद मलिक साहब से जिसमें उनको कहा गया कि वो कुछ ला रहे हैं, लोग ला रहे हैं जो रिटायर्ड एयरफोर्स से हैं, उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस आई और उनको ये कहा गया कि अरशद मलिक साहब आप बेशक लेकर आएँ लेकिन कम से कम ATR से उनको स्टार्ट करें, डायरेक्ट एयरबस से ना करें। तो उस पर भी ये बातें जो हैं ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या सब कुछ इस वजह से किया गया और क्या PAF के लोग जो हैं वो कमर्शियल एयरलाइन को संभाल सकते हैं? देखिए, ये बात संभालने की नहीं है, बाकायदा एक गिवन तरीक़ाकार है जिसके तहत आप लोग भर्ती करते हैं। ये एयरफोर्स के आपको याद है एयर मार्शल नूर खान थे ना, जब PIA नंबर 1 एयरलाइन बन गई थी, तो वो वक्त हमें याद करना चाहिए। तो ये सवाल ना पैदा करें कि कौन है जो इसको चला सकता है, कौन नहीं चला सकता। लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में काफ़ी चेंजेस नहीं आ गए? आप नहीं समझते कि मयार काफ़ी गिर चुका है और काफ़ी बदली, बहुत चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं? मयार गिरा है तो ये हालत हुई है ना। हम उस तरह इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाए जिसकी वजह से PIA टॉप से अब बॉटम पे चली गई है। ये मयार तो गिरा है, वक्त के साथ साथ मयार तो गिरा है, मगर जहाँ मयार में कमी आई है तो ये हुआ है, वरना ये कैसे हो जाता। तो लिहाजा इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको ये देखना चाहिए कि जो लोग आपने रखे हैं या जो पायलट्स आप लाए हैं वो क्या सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर आए हैं या कि वो बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसके तहत आपने लोगों को भर्ती करना होता है और उस प्रोसीजर को वैलिडेट करती है सिविल एविएशन, यानी द बक स्टॉप्स एट सिविल एविएशन। उसने वैलिडेट किए ना लाइसेंसेस, उसने कैसे गलत लाइसेंसेस को वैलिडेट किया, कौन लोग हैं, उनको पकड़े।
मैं जरा जावेद मलिक साहब जी मैं आती हूँ, हफीज साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ एक सेकंड। जावेद साहब ये बताइए कि आप समझते हैं कि इस वक्त क्योंकि जिस तरह ऑपोजिशन की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि वज़ीर साहब को उनकी बड़ी एक जो डैमेजिंग स्टेटमेंट है उसमें उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, आप क्या समझते हैं, रिज़ाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली जहाँ तक एज अ पाकिस्तानी जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं जिनसे हमारी बात हो रही, जब से ये स्टेटमेंट वज़ीर साहब ने दी है तो यकीनन हम जो हैं तमाम पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जो रहते हैं वो इस एक तरह से अपने हैंगिंग देयर हेड्स इन शेम जिसे हम कहा जाता है। अब इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब को भी ये सवाल बनता है कि देखिए वज़ीर हवाबाजी तो अपनी जगह पे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी और वो क्यों दी, क्या उसके मुजमरात है, ये भी एक अलग बहस है, अगर आप चाहेंगे हम उसमें चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है उस पर तो ये लगता है जावेद मलिक साहब क्योंकि फ्लाइट क्रैश की बात करनी थी, मुद्दा जो है वो आपने पायलट और एयर ट्रैफिक पे गिरा दिया, फिर पीआईए की तबाहकारी का मुद्दा जो है वो आपने पीपल्स पार्टी और पीटीआई पे गिरा दिया, क्योंकि आप उस वक्त ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे कि आपका जो मैनिफेस्टो था या आप जो बातें करते थे कि अगर कोई भी इस तरह का हादसा होता है तो मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, टॉप से रिजाइन करना चाहिए। तो ये तो लगता है कि सिर्फ नजर हटाने के लिए जो है वो काम किया गया, सोचा भी नहीं कि इसकी जो है वो क्या इसका रैमिफिकेशंस, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे। जी, जब आप केयरफुली अपनी स्ट्रैटेजी डिवॉल्व नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। आपने अपनी पॉइंट स्कोरिंग के सिलसिले में ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए कि मलबा जो है वो पायलट्स पे पड़ जाए, एयरलाइन पे पड़ जाए। पैल्पा के दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर फॉल्ट्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीआईए जो है वो कोई परफेक्ट इदारा है और तमाम लोग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मिनिस्टर भी गलत है। डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं जिसके बारे में हम और आप हमेशा बात करते आए हैं इन प्रोग्राम में कि पीआईए को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तरीका नहीं था उसको ठीक करने का। ये बिल्कुल ठीक है। चीजों को मलिक साहब आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त निकाला। अनफॉर्चुनेटली एक सेगमेंट हमें यहाँ पे क्लोज करना है, लेकिन खान साहब को ये ज़रूर देखना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि अभी भी इसको बड़ा कैजुअली जो है वो लिया जा रहा है। और अभी वज़ीर साहब ये कह रहे थे कि पीआईए को कोई डैमेज नहीं हुआ क्योंकि उनका काम तो वैसे ही कोविड की वजह से जो है वो ख़त्म था, लेकिन इसको सोचा ही नहीं जा रहा कि कितना बड़ा ये आपके लिए पूरे मुल्क में मसला जो है वो खड़ा हो चुका है और इस पे सम हेड्स शुड रोल। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आज जो जज अरशद मलिक साहब के हवाले से फैसला आया है उस पर भी बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जज अरशद मलिक की कन्विक्शन का जो मामला है, एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को आज लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले 7 सीनियर जजेस की इंतजामी कमेटी के इजलास के इस फैसले के बाद मुल्क में फिर सियासी हलचल आ गई है और PMLN ने खुशियाँ मनाना शुरू कर दी हैं। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद के आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। गुज़िश्ता साल साबिक जज अरशद मलिक की मुतनाज़ वीडियो जो है वो सामने आई थी और इसे कोई और नहीं बल्कि मरीम नवाज़ खुद मंजर आम पर लाई थी। उस पर आपको याद है एक तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया था कि एहतसाब अदालत के साबिक जज के फैसलों की स्टैंडिंग अब क्या होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। जज वीडियो स्कैंडल का मामला ताहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। क्या आज का इंतज़ामी कमेटी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामले से अलग है? ये इंतज़ामी फ़ैसला साबिक जज के मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर है, लेकिन आज PMLN की जानिब से शादियाने भी बजाए जा रहे हैं और इस फैसले को नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब इस फैसले के कानूनी असरात क्या होंगे और क्या फैसले के असरात PMLN की सियासी खुशियों का सबब बन सकते हैं, ये वो सवाल है जो हम अपने पैनलिस्ट के साथ उठाएंगे। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, साथ ही साथ राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ ही देर में मुझे बताया जा रहा है हमें ज्वाइन करेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि आज का जो फैसला आया है इसमें ऑब्वियसली PMLN की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही जो है वो साबित करता है।
इसका आप लीगली किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर जज को हटा दिया जाए तो उसके जो जिन केसेस में उसने फैसले दिए होते हैं वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के ज़ुमरे में आते हैं और उन पर कोई असरात मुरतब नहीं होते। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसको 2-3 तरह से इस मामले को एग्जामिन किया जा सकता है। एक, इसको एग्जामिन करते हुए आपको ये ज़हन में रखना होगा कि इसी जज साहब ने 2 फैसले किए थे, एक में इनको एक्विट किया है और एक में सज़ा दी है। तो नून लीग आज जो बड़ी खुशियां मना रही है, उसको कोई भी बयानिया बनाते हुए ज़रा सोच समझ के वो बयानिया जो है ना वो उसके ऊपर लेके चलना पड़ेगा कि ये ना हो कि कोई चीज़ जो है कल उनके अपने गले पड़ जाए, क्योंकि दोनों में, एक में इनकी अपील पेंडिंग है और एक में प्रोसिक्यूशन की यानी नायब की अपील पेंडिंग है। तो ये ना हो कि जो आर्गूमेंट ये एक केस में दे रहे हो वही आर्गूमेंट जो है वो दूसरे केस में इनके चला जाए। फिर दूसरी बात यह है कि कोई इन्होंने मटेरियल के ऊपर, जो मटेरियल आया है ड्यूरिंग दी ट्रायल, उसके ऊपर तो एतराज़ नहीं किया। चार्ज फ्रेम हुआ है, एविडेंस आई है, एविडेंस में इनको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिला है। अब वो मटेरियल के ऊपर केस बनता है या नहीं बनता, ये एक अलहदा से इशू है। तो इस मटेरियल के ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर ये कहें कि इस बात के ऊपर ये सेटिसाइड कर दें, एक आध मिसाल मौजूद भी है जिसमें जज के ऊपर इल्ज़ाम आया, उन्होंने सेटिसाइड कर दिया और मामला री राइटिंग के लिए भिजवा दिया। अब री राइटिंग ऑफ जजमेंट में अगर आएगा और ये री राइटिंग में उस मटेरियल तो वही रहेगा, मटेरियल पे इन्होंने पहले भी एतराज़ नहीं किया, री ट्रायल तो नहीं होगा, री राइटिंग हो सकता है। तो ये री राइटिंग ये ना हो कि दूसरे केस में भी वो री राइटिंग हो जाए। अब इस वक्त इनके खिलाफ एक केस लाइव है, तो वो 2 केसेस फिर उसके बाद जिंदा हो जाएं। तो इसको सोच लें, अच्छी तरह सोच लें, फिर इसके ऊपर जो ना अपना जो भी नैरेटिव हो, जो भी अपना बयानिया बनाना है, उसके बाद वो करें। आमिर अब्बास साहब, आपका क्या स्टांस है इस पे कि नून लीग की जो खुशियां हैं, क्या वो प्रीमेच्योर खुशियां हैं या वो उनका जवाब बनता है? सारे मामले पे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो बात देखने की है, एक ज़हन में रखिए कि ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है और वो जो इन्होंने जजमेंट दी थी वो एक जुडिशल फैसला है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसला है वो इनकी कॉन्डक्ट के बारे में है कि जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, क्या उसकी वायलेशन की है जज साहब ने। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने जो अपने एफिडेविट्स दे दिए हैं वो ही काफ़ी हैं इनकी गिल्टी करार देने को, वो ही काफ़ी हैं कि इन्होंने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन की है। ये किस अंदाज में ब्लैकमेल हुए, किस अंदाज में उसके घर चले गए और किस अंदाज में फैसला आने के बाद अपील के ग्राउंड्स वगैरह देख रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब अपील पेंडिंग हैं, तो जो अपील्स होती हैं जब वो हाई कोर्ट में आती हैं तो उसको हम लीगल टर्म में कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल, वो उस ट्रायल का हिस्सा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वो ये देखेगा कि जनाब अगर तो एविडेंस मौजूद था, मियाँ साहब ने तमाम मनी ट्रेल दे दिया था, मियाँ साहब ने तमाम रसीदें दे दी थी, तमाम बैंक की चीज़ें बता दी थी और कहा था कि यहाँ से एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स खरीदे, ऐसे अजीजिया स्टील मिल इस्टेब्लिश हुई और अगर वो तमाम चीज़ें दे दी थी और जज साहब फिर भी मजबूर थे उनको सज़ा देने पे, फिर तो अदालत इस नतीजे पे पहुँचेगी कि वाकई ही जज ने इसमें बदउनवानी की है। लेकिन अदालत अगर मिसल पे ये देखेगी कि वहाँ पे कोई एक रसीद भी नहीं है, वहाँ पे कतरी खत भी उन्होंने बोगस कर दिया, वहाँ पे वो फॉन्ट भी जेली निकल आई और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर ट्रायल जो एपेलेट कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उन तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए फैसला भी दे सकती है कि ये जजमेंट दुरुस्त है लेकिन उनका कॉन्डक्ट गलत है। और अगर ये कहते हैं कि नहीं, जज के पूरा बिहेवियर दुरुस्त नहीं था, तो फिर जैसे कामरान ने कहा कि फिर इनका वो फैसला जिसमें एक्विटल हुआ है वो भी इनके गले पड़ेगा, वो जजमेंट भी सेटिस्फाइड होगी। तो आई थिंक कि इसको पॉलिटिकली तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे उन्हें कोई अच्छा सा इसको सोच समझ के स्टांस लेना चाहिए और कानूनी तौर पे इस केस में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ यही देखना है कि रसीदें हैं या नहीं। ठीक है, इसमें आप, क्योंकि मुझे याद है आपको, आई एम श्योर आपको भी याद है कि जिस वक्त ये वीडियो दिखाई भी गई थी
उसके बाद भी ऑल ऑफ यू बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि बजाय इसके जो मीडिया पे अपना केस प्लीड कर रहे हैं, ये इनको चाहिए कि एक जाके दोबारा इसमें कोई पिटिशन जो है वो दायर करें ताकि कानूनी इसमें जो है वो चाराजोई जो है वो की जाए। लेकिन उस पर वो कहा जा रहा था, जब उनसे पूछा जाता था तो उन पर कहा जाता था हमने आपसे पूछ के तो नहीं करना या हमने आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं करना। तो आई थिंक आई एग्री विद यू कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, शायद उस तरह इससे जो है वो आगे इस्तेमाल ना किया जाए। कामरान साहब हमारे साथ है। कामरान साहब ये बताइए, चले मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर आप लॉयर होते नवाज शरीफ साहब के तो आप क्या एडवाइस करते कि इसको किस तरह लेके जो है वो चला जाए? मेरा ख्याल है कामरान साहब की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कामरान साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर आप लॉयर होते नवाज शरीफ साहब के और ये सिचुएशन इस तरह आती तो आप क्या एडवाइस करते, किस तरह इसको लेके चला जाए? देखिए, जिस केस में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए, जिसको आप प्योर मेरिट पे नहीं लड़ते, तो उसमें नुकसान का अंदेशा होता है। जैसे भुट्टो साहब का केस था, उसमें पॉलिटिक्स की गई और पॉलिटिक्स की वजह से जो है ना उस केस में भी उस केस को बनाया जा सकता था। उसमें अभी भी फैसले से मैं इत्तेफाक नहीं करता, मगर उसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता था मगर पॉलिटिक्स की वजह से खराब कर दिया गया। अब इस केस में भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इसको सिर्फ जो है ना तकनीकी नुक्ता नज़र से देखना चाहिए और इसमें मेरिट के ऊपर इस केस को आर्ग्यू करें जिसमें कन्विक्शन है। जिसमें जो इक्विटल हुई है वो इक्विटल उसमें प्रिंसिपल ऑफ डबल इनोसेंस वाला है, उसमें जो है ना आमतौर पे अदालतें जो है कम मुदाखलत करती हैं। क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर असूल ये है कि कम से कम मुदाखलत की जाए। कन्विक्शन वाले में कोर्ट जो है वो लिबरल होती है, जहाँ पे मुल्जिम को सजा होती है और वो लिबरली जो है ना इस केस को एग्जामिन करती है। मेरिट पे अपना केस कुछ ऑडियो में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। आमिर अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर साहब, आपकी क्या सर इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं? जिस तरह अभी कामरान साहब कह रहे हैं कि जहाँ पे एक्विटल है वहाँ पे अदालत जो है वो उस तरह नहीं जो है वो देखती और जहाँ पे जो है वो सज़ा हुई हुई है उस तरह जो है उधर वहाँ जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखाई जाती है। इसको सबको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं आगे किस तरह चीज़ें किस तरह चलेंगी? आमिर अब्बास साहब क्या हमारे साथ मौजूद हैं? मेरा ख्याल है आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, कुछ ऑडियो में जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि इस पर क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत का अपना रिएक्शन था और PMLN का अपना रिएक्शन था, तो फवाद चौधरी साहब आज क्या फरमा रहे थे, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। नवाज शरीफ को इससे ज़्यादा आप क्या कंसेशंस चाहिए? उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने तो सज़ा काटी नहीं है, वो तो बोरिया बिस्तर उठा के चले गए अपनी प्लेटें लेके लंदन, चमचे पीछे छोड़ के। जो फैसले हुए हैं उनमें यही खामी है कि सज़ा इनको कम हुई है। अगर वो फैसले बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। जो अरशद मलिक का मामला है, इससे अदलिया की नेकनामी जो है उसमें इजाफा नहीं होता। इस तरह के जो इवेंट्स हैं, अदलिया को, हमारी अदलिया है, हमारी काबीना है, हमारी जो फ़ौज है, ये इदारे हैं पाकिस्तान के, इनका मजबूत होना जो है वो बहुत ज़रूरी है और ऐसे वाक़यात से ज़ाहिर नुकसान। अच्छा, अब इसमें कामरान साहब बिल्कुल जिस तरह फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका इन्वेस्टिगेट होना और उन पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका जो हमारे जजेस हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप नहीं समझते इससे दूसरी डिबेट अगर चलाई जाए, जिस तरह अभी हुकूमत का अगर ये मौक़िफ़ है तो फिर तो नायब चेयरमैन साहब का भी मामला जो है वो उसी तरह चल रहा है, वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या हो रहा था? बिल्कुल, उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें इसके साथ एक और मामला भी जुड़ा हुआ है। अगर कुछ अदारे कमज़ोर हैं और कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं तो कुछ ऐसे अदारे भी हैं जो दूसरे अदारों को कमज़ोर बना रहे हैं, उनको माजूर कर रहे हैं। जिस वक्त तक ये रवैया दो तरफा ठीक नहीं होगा, जो माजूर या कमज़ोर हो गए हैं अदारे वो अपने आप को इम्प्रूव ना करें और जो दूसरे अदारों को पाकिस्तान के उनको कमज़ोर कर रहे हैं और इस तरह से बर्तरी ले लेते हैं, जब तक वो उसमें अपने इस मामले से इस माइंडसेट को ठीक नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान और इसके अदारे ठीक होने के नहीं हैं। दोनों तरफ जो है ना वो ताकतवर अपने आप को अपनी हद के अंदर, दस्तूर के अंदर ले जाएं और ये जो जिनके पास जो कानून ने जो इख्तियार दिया हुआ है और वो सबऑर्डिनेट पोजीशन ले के काम करते हैं, वो भी अपने आप को दुरुस्त करें और कानून के मुताबिक चलें। अच्छा, एक चीज़ सर आपसे और जानना चाहूँगी, आज इसकी जो टाइमिंग है
उस पर भी बड़ा जो है वो सवाल उठाया जा रहा है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो ये बात कर रहे थे कि जी 6 जुलाई 2019 का जो है ये वाक़या और ये जो है वो केस चल रहा है, इसमें टाइमिंग बड़ा अहम है। आप किस तरह देखते हैं, क्या ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी आपको लगती है या आप समझते हैं वाकई इसमें टाइमिंग इज़ ऑफ द एसेंस? नहीं, इसमें क्या, उसमें देखिए आजकल छुट्टियां चल रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जुडिशल वर्क जो है ना उस तरह से नहीं हो रहा या कम हो रहा है, उसमें बेंचेस होते हैं मगर कमतर होते हैं। तो जिस वक्त जब टाइम होता है किसी के पास, तो जो बाकी इस तरह के छोटे मामले होते हैं जो जुडिशल नहीं होते, जो डिपार्टमेंटल होते हैं, जो उनके अंदरूनी मामला होते हैं, तो वो उसको भी ले लेते हैं अपने टाइम के। मुझे आई एम सॉरी आई इंटरजेक्ट, इरफान कादर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफान कादर साहब, ये बताइए कि जिस तरह ये जो जज साहब का मामला आया है, इसमें अगर आप नून लीग के वकील हों तो आप उनको क्या इस पर एडवाइस करें, क्योंकि वो तो इसको अपनी फतह जो है वो करार दे रहे हैं और कह रहे हैं नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत जो है वो उनके पास आ गया है। जी, अगर मैं उनका वकील हूँ तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला है, तीनों अपील जो है वो वहाँ पे पेंडिंग है। तो वहाँ पे जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल वो तो यही है कि जब भी किसी भी चीज़ में, प्रोसेस में, फैसले में कोई डाउट क्रिएट हो जाए तो उसका जो बेनिफिट है वो प्रोसिक्यूशन को नहीं जाता, वो एक्यूज को जाता है। तो सबसे पहले तो मैं वो बेनिफिट जरूर लूँ। और उसके अलावा ये जो सारा प्रोसेस जो इनिशिएट हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और फिर एक मॉनिटरिंग जज बना, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सुपरवाइज किया, और फिर मॉनिटरिंग इस तरह से की कि जिससे कि प्रोसिक्यूशन भी मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन की भी हो रही थी। तो जहाँ पे कि अदलिया खुद ही प्रोसिक्यूटर बन जाए, एडजुडिकेटर बन जाए, इन्वेस्टिगेटर बन जाए, तो क्या ये ट्रायल जो है ये आइन के मुताबिक हो सकता है? और फिर इसमें ये जो 3 इन्होंने रेफरेंसेस फाइल कर दिए एक एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स के केस में, तो क्या अगर किसी के पास 10 अगर एसेट्स हों बियॉन्ड नोन सोर्स तो क्या वो 10 ट्रायल होंगे, और अगर 100 हों तो 100 ट्रायल होंगे? ट्रायल तो हमेशा हर केस में एक होता है। तो ये तमाम सारी वायलेशंस हैं आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ड्यू प्रोसेस की, स्टैट्यूट की वायलेशंस इसमें हैं। वकीला को चाहिए वो पॉइंट आउट करें। अगर मैं वकील हूँ मैं तो सारी पॉइंट आउट करूंगा। लेकिन इरफान खान साहब, अगर जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि आप ये सुकम जो है वो पॉइंट आउट करेंगे, इसमें दूसरी साइड पे क्या अगर फिर इसको ओपन किया जाता अल अजीज़िया जिसमें सज़ा मिली है, तो साथ ही साथ क्या फिर ये प्रेसिडेंस नहीं बनेगा कि जो दूसरा फ्लैगशिप है उसको भी उसमें जो है वो जिसमें उनको सज़ा नहीं, उनमें एक्विटल हो गया था, उसको भी ओपन किया जाए? क्या उस पर भी असर पड़ेगा इसका? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब ऑलरेडी दिया मैंने आपको कि दोनों केसेस में अगर डाउट क्रिएट हुआ है तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलेगा, प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा। सही। और बट देन अगेन दूसरी साइड पे क्योंकि इस वक्त ये बात की जा रही है कि और ओपनली नून लीग की तरफ से ही जो है ये की जाती है कि हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ से भी इसी तरह के जो है वो जो नुक्ते हैं वो उठाए जाते हैं कि मॉनिटरिंग जज वगैरह वगैरह। तो ये भी तो डर हो सकता है कि जो सज़ा कम थी वो ज़्यादा भी हो सकती है, अगर इसको रिविजिट किया जाए वो भी एक आपके पास चीज़ मौजूद है, एक खौफ मौजूद है। ज़्यादा सज़ा बिल्कुल नहीं हो सकती। अब तो या तो इस केस में अब रीट्रायल होगा और या एक्विटल होगा। तो जहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हों, रीट्रायल या एक्विटल की, तीसरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए कि कोर्ट एक इंडिपेंडेंट फैसला ऑन मेरिट्स कर देगी, वो कोर्ट अब कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी उनको एक डिनाई हो गई है, या तो वो अपॉर्चुनिटी उनको देंगे या टोटली एक्विट करेंगे। तो ऐसी सूरत में वकीला को चाहिए कि फिर वो एक्विटल के लिए ट्राई करें। अगर रीट्रायल वैसे ही मिल रहा है उनको तो वो एक्विटल के लिए उनको फिर ट्राई करना चाहिए ना जी। तो दे शुड ट्राई गो फॉर द एक्विटल नाउ। कामरान साहब, आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जरा डिफरेंट है। आप क्या इरफान कादिर साहब की बात से मुत्तफिक हैं जो वो कह रहे हैं कि अगर अब एक्विटल की तरफ जो है वो जाना चाहिए, रीट्रायल का अगर मौका जो है वो फराम हो रहा है? इस बात पे जो है ना, किसी जज के ऊपर अगर इस तरह का एलिगेशन आ जाए तो उस पर एक्विटल नहीं मिला करती। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा देखिए बाकी रिमेनिंग रीट्रायल भी नहीं हो सकता। रीट्रायल उस वक्त होता जब बाकी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर उनका कोई एतराज होता। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पे, अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पे उनका कोई एतराज नहीं है, बयान मुल्जिम तक कोई एतराज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जज के ऊपर या जजमेंट के ऊपर एतराज है। इसके ऊपर सिर्फ री राइटिंग ऑफ जजमेंट के लिए मैटर रिमांड हो सकता है, और ये प्रेसिडेंट इससे पहले एक आध मौजूद भी है। इससे ज्यादा का कोई फायदा नहीं होगा।
सही। चलें, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कामरान मुर्तज़ा साहब और इरफान कादिर साहब। हमने आपको डाइवर्जेंट जो हैं वो पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनवाए हैं, क्या कहना है दोनों लॉयर्स का। अब नून लीग पे जो है वो देखना है कि नून लीग कौन सी लाइन लेती है, किस तरफ नून लीग जो है इस मामले को लेकर जाती है। विल कीप यू पोस्टेड। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।